हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बेहतर तरीके से आगे चल रही होगी। आज का दिन है मंगलवार और इस दिन हम लोग बातचीत करते हैं इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जो हाल फिलहाल में चर्चा का केंद्र रहे, जो न्यूज में रहे। तो एक बार फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिए, जिससे जो भी और भी फेलो कैंडिडेट्स हैं वो हमारे साथ जुड़ सके और लाइव का ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा सके। तो चलिए आज के एपिसोड की शुरुआत करते हैं। बात करेंगे इन्वायरमेंट और इकोलॉजी से जुड़े हुए महत्वपूर्ण टॉपिक्स पर क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में। तो पहला क्वेश्चन क्या है उसे देखते हैं। टोटिपोटेंसी सेल्स आर यूज्ड फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर, रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, डीएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग। टोटिपोटेंसी कोशिकाओं का उपयोग किया जाता है पादप ऊतक संवर्धन, पुनः संयोजक प्रौद्योगिकी, डीएनए स्प्लाइसिंग और आरएनए स्प्लाइसिंग। तो सबसे पहले यहां पर एक शब्द आ रहा है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या है आपको पता होना चाहिए। इस शब्द को अगर हम दो चीजों में तोड़ करके देखें, ठीक, तो इसको अगर हम अलग अलग कर दें तो टोटी शब्द एक आता है और एक आता है पोटेंसी। टोटी का मतलब है टोटल, पोटेंसी का मतलब है पोटेंशियल। तो यहां पर कह रहा है कोशिकाओं की टोटिपोटेंसी, यानी कि टोटिपोटेंट सेल की बात कर रहा है। तो टोटिपोटेंट सेल ऐसी सेल होती हैं जो कि बात करता है, जो ये प्रदर्शित करता है कि किसी भी सेल की जो कुल क्षमता है, जो कि एक एडल्ट फर्टाइल प्लांट को जन्म दे सकता है। यानी कि किसी भी एक कोशिका की कुल क्षमता के बारे में बात करता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी की अगर हम बात करें तो इनके फादर जो है गोटेलिब हेबरलैंड थे। ये जो है टोटिपोटेंसी के फादर कहे जाते हैं, जनक। अगर कोई पूछ ले कि टोटिपोटेंसी के फादर कौन है तो गोटिब हेबरलैंड, HABERLANDT, ठीक है। तो गोटिब हेबरलैंड को जो है टोटिपोटेंसी का फादर कहा जाता है। टोटिपोटेंसी से आशय यह है कि किसी भी कोशिका की वह कुल क्षमता जिससे कि वह एक सेल से एक फर्टाइल एडल्ट प्लांट का निर्माण कर सके, यही टोटिपोटेंसी कहलाती है। तो दरअसल अभी इस प्रश्न को यहां पर शामिल करने का उद्देश्य यह था कि नई दिल्ली में जो भी प्लांट और जो भी प्लांट्स हैं, जो भी पौधे हैं, उनकी प्रजातियां जो खतरे में हैं, उनका संवर्धन करने के लिए टिश्यू कल्चर लैब का एस्टैब्लिशमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो इन अ बिड टू जनरेट सैंपलिंग ऑफ थ्रेटेंड और रेयर नेटिव दिल्ली ट्रीज, यानी कि जो भी दिल्ली में देसी दुर्लभ पेड़ पौधे हैं जो कि थ्रेटेंड हैं, कि जो कि नियर फ्यूचर में अगर देखें तो उनकी स्पीसीज लगभग खत्म हो जाएगी, तो इनके बचाव के लिए, इन पेड़ों के बचाव के लिए, पेड़ों के पौधों को तैयार करने के लिए शहर का वन और वन्य जीव विभाग जो है असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य में एक टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला स्थापित करेगा। टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की एस्टैब्लिशमेंट की जाएगी। कहां पर? असोला भट्टी वन्य जीव अभ्यारण्य। ये कहां पर है? दिल्ली में है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पर है, तो पता होना चाहिए यह दिल्ली में है। तो दिल्ली में जो भी देसी दुर्लभ पेड़ पौधों की प्रजातियां हैं जो कि खतरे में हैं, उनको बचाने के लिए असोला भट्टी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक टिश्यू कल्चर लैब की स्थापना की जा रही है। तो यहां पर टिश्यू कल्चर लैब में किसी भी कोशिका के माध्यम से एक पूरे प्लांट को जेनरेट करने की प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। तो बेसिकली यहां पर देखिए कि ये है क्या, कि बेसिकली इट इज द कल्टीवेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल। अब यहां पर अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल क्या होती हैं? तो ऐसी कोशिका या ऐसी कोशिकाएं जो कि अभी डिफरेंशिएट नहीं हुई है कि कौन सी सेल किसी टिश्यू का निर्माण करेगी, कौन सी सेल किस ऑर्गन का निर्माण करेगी, यानी कि अभी उसको में आगे जाकर के उनको डिफरेंशिएट होना है कि कौन सी सेल तना बनाएगी, कौन सी सेल जो है लीफ बनाएगी। तो ये अभी एक बेसिकली क्या है कि कल्टीवेशन ऑफ अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल्स, टिश्यू और ऑर्गन ऑन सिंथेटिक मीडिया। सिंथेटिक मीडिया का ये मतलब है कि लेबोरेटरी में, ठीक है, प्लेट्स होती हैं कुछ, ठीक है, जो लेबोरेटरी में वहां पर कुछ प्लेट नुमा संरचनाएं होती हैं, पेस्ट्री प्लेट्स जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर मीडिया डाला जाता है। मीडिया बेसिकली ये होते हैं कि न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिसमें कि ये जो प्लांट है वह उग सकेगा। प्लांट्स के लिए जिन न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स की जरूरत होती है, तो इन पेट्री डिशों पे, प्लेटों पर जो है इसको रखा जाता है और इस पर जो है टिश्यू कल्चर की जो कह ले कि टिश्यू कल्चर से संबंधित जो भी एक्सपेरिमेंट है कंडक्ट कराए जाते हैं। यहाँ पर प्लांट
ग्रो कराया जाता है, ठीक है, अंडर एसेप्टिक इन्वायरमेंट एंड सुटेबल कंट्रोल्ड फिजिकल कंडीशन। फिजिकल कंडीशन का क्या मतलब है कि किसी भी प्लांट के लिए उगने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए क्या फिजिकल कंडीशन, यानी कि टेम्परेचर कितना होनी चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए, मॉइस्चर कितना होना चाहिए, तो सारी की सारी चीज़ों को पहले से पता कर लिया जाता है और ऐसी कंडीशन प्रयोगशाला में उत्पन्न की जाती है और मीडिया बेस्ड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उस पर प्लांट को उगाने की प्रक्रिया को संपन्न किया जाता है। इट इज बेस्ड अपॉन द टोटिपोटेंसी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्लांट सेल। टोटिपोटेंसी इज द एबिलिटी ऑफ द वेजिटेटिव सेल टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू एनी टाइप ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल। तो बेसिकली क्या है, यह पादप कोशिका की टोटिपोटेंसी की विशेषताओं पर निर्भर करता है कि किस तरह से जो अनडिफरेंशिएटेड प्लांट सेल हैं वो डिवाइड होकर के बेसिकली एक वनस्पति कोशिका की किसी भी प्रकार की विशेष कोशिका में विभाजित और विभेदित करने की क्षमता है, ठीक है। तो यहां से आपको टोटिपोटेंसी भी समझ में आ रहा होगा और किस लिए यहां पर टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी की स्थापना की जा रही है, ठीक। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा कि यहां पर टिश्यू कल्चर, प्लांट टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी जो है स्टैब्लिश की जा रही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बातचीत करते हैं। अगले क्वेश्चन पर बातचीत करने से पहले ये जो हमारा सेशन है इसकी पूरी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप स्टडी विद सलमान सर स्टडी IQ पर मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी IQ के कोई किसी पेड कोर्स में आप अपने आप को इनरोल करना चाहते हैं, किसी भी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं और उसके लिए पेड कोर्स लेना चाहते हैं, इसके अलावा स्टडी IQ की जो भी बुक्स हैं उनको परचेज करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप सलमान लाइफ कोड का इस्तेमाल कर लीजिए, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, सलमान लाइफ कोड का इस्तेमाल करना आप ना भूलें। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम पर भी मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट हो सकते हैं, study.with-salman sir। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर, मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड है, कोई भी आपकी दिक्कतें हैं, आपकी कोई भी चीजें हैं जो कि आपके तैयारी में बाधा बन रही, तो आप ये तमाम सारी चीजें मुझसे यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर टेरेस्ट्रियल रिसर्च इन एंड मॉनिटरिंग इन द आर्कटिक, जिसे संक्षिप्त में इंटरैक्ट कहते हैं, इज फंडेड बाय वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूरोपियन यूनियन, ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी। आर्कटिक में स्थलीय अनुसंधान और निगरानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क यानी कि इंटरैक्ट को वित्त पोषित किया जाता है। विश्व बैंक, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूरोपीय संघ या वैश्विक पर्यावरण सुविधा। क्या इसका सही उत्तर होगा? फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से जुड़ जाइए। जो भी लोग जुड़े हैं तो फटाफट इसका उत्तर बताइए कि क्या सही उत्तर होगा। अगर आपको उत्तर पता है तो बताइए, नहीं तो मैं तो बताने के लिए हूं ही। जल्दी जल्दी इसका उत्तर बताइए आप लोग। क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। देखिए दरअसल अभी एक रिपोर्ट आई है, या कह ले कि रिसर्चर्स के द्वारा इस बात का खुलासा किया गया है कि जो रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है उसका असर पूरे वैश्विक स्तर पर देखने को मिल रहा है। तो वहां पर देखिए कि जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर जितनी भी प्रयोगशालाएं स्टेशनड हैं, तो उनके द्वारा एक बात कही गई है, एक खबर सामने आई है कि जो आर्कटिक है वो रेस्ट ऑफ द प्लैनेट के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो 4 टाइम फास्टर वार्म हो रहा है, यानी कि 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है। अब चूंकि वो गर्म हो रहा है तो वहां पर जो भी आइस है, आइसबर्ग्स हैं, वो मेल्ट होंगी, वहां पर कार्बन के भी बहुत सारे भंडार हैं। तो पूरी की अगर हम बात करें तो पूरी पृथ्वी पर, पूरे प्लेनेट पर इसका असर देखने को मिलेगा। तो बेसिकली इसके अंतर्गत अगर आप देखें तो ये जो है एक यूरोपियन यूनियन के द्वारा या यूरोपीय संघ के द्वारा इसे फंड किया जाता है। बेसिकली यह एक नेटवर्क है लेबोरेटरीज का जो कि प्लेस्ड है आर्कटिक पर। तो वहां पर कुछ स्टेशन, कुछ लेबोरेटरीज को बंद भी कर दिया गया है, ठीक है। तो रशिया वॉर हैज क्रिएटेड अ ह्यूज आर्कटिक ब्लाइंड स्पॉट। तो यहां पर जो ये वॉर हो रखा है, वॉर की वजह से जो है आर्कटिक जो है 4 गुना तेजी से गर्म हो रहा है इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। तो इसको आर्कटिक ब्लाइंड स्पॉट नाम दिया जा रहा है। आप यहाँ पर देखिए कि जितने भी स्टेशंस हैं, ये ब्लू और येलो स्पॉट आपको दिख रहे हैं, तो ये जो आर्कटिक सर्कल है, तो ब्लू वाले अभी ऑपरेशनल है, लेकिन ये जो येलो में आपको देखने को मिल रहे हैं इनको बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है, पॉज कर दिया गया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो चलिए थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली जो इंटरैक्ट है एक प्रोजेक्ट है लार्ज नेटवर्क ऑफ रिसर्च स्टेशन का। ये रिसर्च स्टेशन कहां पर प्लेस्ड है? जो आर्कटिक सर्कल है वहीं पर ये रिसर्च स्टेशन प्लेस्ड है, विच बेसिकली फोकस्ड ऑन द
आर्कटिक एंड सराउंडिंग रीजन्स, तो आर्कटिक और वहां के सराउंडिंग जो रीजन्स है वहां का पर्यावरण संतुलन कैसा है, वहां का पर्यावरण कैसा है, यह किस तरह से मानव के लिए लाभकारी हो सकता है, इन तमाम पहलुओं पर यहां पर रिसर्च किया जाता है, बेसिकली फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस रिस्पॉन्स टू डाइवर्स इन्वायरमेंटल चेंजेस थ्रू आउट द वाइड इन्वायरमेंटल एंड लैंड यूज एनवेलप्स ऑफ द आर्कटिक, यानी कि जो आर्कटिक और उसके जो सराउंडिंग्स रीजन्स है वहां पर किस तरह से इन्वायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं उसके ऊपर इसको रिसर्च करना है। ठीक है, तो यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, यही एक इसका एम है। आर्कटिक के व्यापक पर्यावरण और भूमि उपयोग क्षेत्र में विविध पर्यावरणीय परिवर्तनों पर प्रतिक्रिया करना इनका काम है। तो वहां पर रिसर्च करके क्या इनकी प्रतिक्रिया, किस तरह से जो वहां का पर्यावरण है वह बदल रहा है, किस तरह से हमारे लिए लाभकारी हो सकता है, या किस तरह से वहां का जो इन्वायरमेंट है वो इस तरह रशिया यूक्रेन वॉर जैसी जो भी क्रियाएं हो रही हैं, इस वॉर का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर प्रक्रिया देने का काम इनके द्वारा किया जाता है। बेसिकली यह एक प्रोजेक्ट है विच इज़ अ लार्ज नेटवर्क रिसर्च स्टेशन। ठीक है, कहाँ पर प्लेस्ड है, आर्कटिक सर्कल में। ठीक, तो यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि यूरोपियन यूनियन द्वारा इस प्रोजेक्ट को फंड किया जाता है या वित्त पोषित किया जाता है। चलिए अगला सवाल है, अ न्यू स्पीसीज ऑफ सिकाडा डिस्कवर्ड रिसेंटली इन विच स्टेट, मेघालय, मणिपुर, असम, मिजोरम। सिकाडा की एक नई प्रजाति हाल ही में किस राज्य में खोजी गई है, मेघालय, मणिपुर, असम या मिजोरम? क्या होगा इसका उत्तर, फटाफट बताइए। जैसे सिकाडा जो है बेसिकली जो है एक साउंड प्रोड्यूसिंग इंसेक्ट है। ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करने वाले छोटे कीड़े हैं, इंसेक्ट हैं। ठीक, इनमें अगर देखें जो मेल होता है वो ज्यादा लाउडली साउंड क्रिएट करता है कंपैरेटिवली टू फीमेल्स। फीमेल्स क्या करती हैं, जो वुडी प्लांट्स होते हैं इनके ऊपर अपने एग को ले करते हैं, यानी कि फीमेल लेज दियर एग्स ऑन वुडी प्लांट। ठीक, तो वुडी प्लांट, तो ये मेल और फीमेल की इनकी खासियत हो गई। ये बेसिकली अगर देखें जो गारो हिल्स है वहां पर लोकलाइज्ड है। ठीक है, जो सिकाडा है इट इज लोकलाइज्ड इन गारो हिल्स। ठीक है, तो ये इसकी अभी एक नई जो प्रजाति खोजी गई है सिकाडा की, ये मेघालय में खोजी गई है। और ये साउंड प्रोड्यूसिंग जो है इंसेक्ट्स हैं, और इनकी जो फीमेल होती है वो अपने एग को लेज करती है कहाँ पर, जो भी वुडी प्लांट हैं, वुडी प्लांट टिश्यूज हैं उनके ऊपर ले करती हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर इसके अलावा देखें तो जो ज़्यादातर ये इंसेक्ट पाए जाते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रॉपिकल और डेजर्ट और ग्रासलैंड में पाए जाते हैं। कहाँ पर, ट्रॉपिकल, डेजर्ट एंड ग्रासलैंड। ठीक, तो अभी इसकी स्पीसीज कहां पर खोजी गई है, मेघालय में। ऑप्शन ए वुड बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये इस तरह से इसका चित्र आप देख सकते हैं। तो अभी इसकी जो है एक नई प्रजाति खोजी गई है, कहां पर, मेघालय में खोजी गई है। तो बेसिकली स्पीसीज की बात करें तो जो जीनस है बेक्वर्टिना, ये जीनस बेक्वर्टिना से संबंध रखता है एंड मार्क्स द फर्स्ट एवर रिकॉर्ड ऑफ दिस जीनस इन द कंट्री, यानी कि भारत में पहली बार इस जीनस को देखा गया है या इसको खोजा गया है। ठीक, तो इसलिए भी ये भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। इस स्पीसीज की बात करें जो इस जीनस से संबंधित है, इसे बटरफ्लाई सिकाडा भी कहते हैं, क्योंकि जो इसका कलरफुल विंग्स हैं, ठीक है, इसकी वजह से, कलरफुल विंग्स होने की वजह से इसे बटरफ्लाई सिकाडा भी कहा जाता है। तो कहां पर खोजी गई है अभी हाल ही में, मेघालय में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर क्लाइमेट एंड इन्वायरमेंट स्टडीज, यानी कि निक्स प्रोग्राम्स। ठीक है, इट इज ऑपरेटेड बाय द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज इसरो, एंड द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इट इज कंसेप्चुअलाइज्ड इन
2024 विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज और करेक्ट। आपको बताना है कि दोनों कथनों में से कौन सा सही है। जलवायु और पर्यावरण अध्ययन के लिए राष्ट्रीय सूचना प्रणाली कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसका संचालन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो और अंतरिक्ष विभाग द्वारा किया जाता है। यह 2024 में संकल्पित किया गया है। तो देखिए अभी हाल में निक्स की अगर हम बात करें तो इसका संचालन जो है इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा तो किया जाता है, लेकिन इसके अलावा कुछ अन्य मंत्रालय भी हैं जो कि इसके संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बेसिकली अभी देखिए कि इस प्रोग्राम ने क्या किया है कि जो भारतीय रिसर्चर्स हैं, ठीक है, उनको इनवाइट किया है जिससे कि जो क्लाइमेट चेंज या जो जलवायु परिवर्तन है उससे निपटा जा सके। जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए निक्स ने भारतीय रिसर्चर्स को न्योता भेजा है या इनवाइट किया है, जिससे कि जो जलवायु परिवर्तन से जुड़ी समस्याएं हैं उनको टैकल किया जा सके, उनको एड्रेस किया जा सके। ठीक, तो बेसिकली निक्स क्या है, इट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन 2012। तो ये 2012 में इसे संकल्पित किया गया था और जलवायु परिवर्तन पर जो कार्य योजना है इसके ढांचे के तहत भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो और, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा along with other ministries and institution under the framework National Action Plan on Climate Change is inviting Indian researchers to join combating climate change। तो बेसिकली देखिए नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज जो है इसके तहत जो है इसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था। इसको कंसेप्चुअलाइज कब किया गया? 2012 में किया गया था और इसका संचालन जो है इसरो और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ ही साथ कुछ अन्य मंत्रालय और अन्य संस्थानों के द्वारा भी किया जाता है। किसके अंतर्गत? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। और इसी के अंतर्गत अभी भारतीय रिसर्चर, भारतीय शोधकर्ताओं को जलवायु परिवर्तन से जुड़े मुद्दों से निपटने के लिए आमंत्रित किया गया है। तो यहां से प्रश्न का जो सही उत्तर आप देखिए कौन सा हो जाएगा। इसे कंसेप्चुअलाइज किया गया 2012 में, यहां पर 2024 दे रखा है, तो दूसरा वाला कथन गलत हो जाएगा, लेकिन पहला वाला सही है। तो ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेजरिंग द इमिशन एंड एनर्जी फुटप्रिंट ऑफ द आईसीटी सेक्टर implications for climate action report released by International Telecommunication Union and United Nations Environment Program, United Nations and the World Bank, International Telecommunication Union and the World Bank, Asian Development Bank and the various government organization। ICT क्षेत्र के उत्सर्जन और ऊर्जा पदचिह्न को मापना जलवायु कार्रवाई के लिए निहितार्थ रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र और विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक और विभिन्न सरकारी संगठन। तो क्या इसका सही उत्तर होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, देखते हैं कौन सही उत्तर बताता है। चलिए फटाफट आंसर करिए, क्या होगा इसका सही उत्तर बताइए। देखिए बेसिकली अगर इस रिपोर्ट की बात करें तो जो भी यहां पर इमिशन और एनर्जी के प्रोफाइल है, ठीक है, खासकर जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में इमिशन और एनर्जी और इमिशन की बात अगर करें तो इसकी पूरी प्रोफाइल को इस रिपोर्ट के माध्यम से बताया गया है, जिसमें भारत सहित 30 देशों को चिन्हित किया गया है। 30 देशों के बारे में बताया गया है जो कि आईसीटी सेक्टर में इमिशन और एनर्जी के लिए एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। और इसके साथ ही साथ जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है, इसकी वजह से देखें तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा तैयार की गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन जो सी हो जाएगा इस प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो जिन्होंने सी उत्तर दिया उनका जवाब बिल्कुल सही है। बेसिकली ये क्या करती है, देखिए अभी ये रिलीज किसके द्वारा की गई है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन एंड द वर्ल्ड बैंक, इसके द्वारा इस रिपोर्ट जो कि इसका नाम है मेजरिंग द इमिशन एंड एनर्जी फुटप्रिंट्स ऑफ द आईसीटी सेक्टर इम्प्लीकेशन फॉर क्लाइमेट एक्शन रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन और वर्ल्ड बैंक के द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। तो ये क्या करता है बेसिकली प्रेजेंट द एनर्जी एंड इमिशन प्रोफाइल ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो ठीक है, तो इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत कितना इमिशन हुआ, कितना एनर्जी हुई, इसकी पूरी की पूरी प्रोफाइल इसके द्वारा प्रदर्शित की गई है इस सेक्टर में। और एसेसेस द 30 हाईएस्ट एमिटिंग कंट्रीज, यानी कि विश्व में सबसे ज्यादा एमिट करने वाली वह 3
कंट्रियां कौन कौन सी हैं, जिसमें भारत भी शामिल है। तो उन 30 कंट्रियों को भी ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। बेसिकली रैपिड एक्सपेंशन ऑफ डिजिटलाइजेशन, जो वैश्विक स्तर पर डिजिटलाइजेशन किया जा रहा है, तो उसकी वजह से भी जो एनर्जी कंज्यूम की जा रही है, जिस एनर्जी की आवश्यकता पड़ रही है, तो इसकी वजह से ये ग्रीन हाउस गैस में इमिशन में भी ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो एटलीस्ट 1.7% जो है ऑफ ग्लोबल इमिशन स्टेम फ्रॉम द आईसीटी सेक्टर। तो जो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है, इसके अकेले के द्वारा 1.7% जो है इमिशन इसके द्वारा वैश्विक स्तर पर किया जा रहा है। यह बात इस रिपोर्ट में कही गई है। तो ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है संयुक्त रूप से? तो अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ और विश्व बैंक के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टुवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया रिपोर्ट। इट वाज प्रिपेयर्ड बाय IIM अहमदाबाद. इट इज लॉन्च्ड बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2021 at COP26 of UNFCCC. India announced its target to achieve net zero by 2070. How many of the above statements are correct? Only one, only two, all three, none. ठीक है, तो भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर ऊर्जा परिवर्तन को सिंक्रोनाइज करने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे IIM अहमदाबाद ने तैयार किया था। इसे भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021 में UNFCCC के COP26 में भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य हासिल करने के अपने लक्ष्य की घोषणा की। आपको बताना है कि कितने कथन सही हैं। तो देखिए, अभी हाल ही में अगर हम बात करें तो भारत सरकार के जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं, उनके द्वारा इस रिपोर्ट को अगर हम बात करें तो इस परिवर्तन जो है, इस पर एक भारत के लिए संभावित नेट जीरो की ओर ऊर्जा परिवर्तन सिंक्रोनाइज करने के संबंध में एक रिपोर्ट जो है जारी की गई है, या इसे लॉन्च किया गया है। बेसिकली इसको लॉन्च किया गया है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है, और इसे बनाया गया है एज अ प्रोजेक्ट के तौर पर IIM अहमदाबाद के द्वारा। और 2021 में देखिए, जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 2021 हुई थी, जो कि स्कॉटलैंड में हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, तो उसमें जो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज पर जो बैठक हुई थी, तो उसमें भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य यानी कि नेट जो है यहाँ पर इसने अनाउंस किया था कि नेट जीरो बाय 2070। तो ये भी सही है। तो तीनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन सी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो अभी देखिए कि बेसिकली क्या है कि रिसेंटली लॉन्च्ड बाय दी ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और इसके अंतर्गत क्या चीज़ें कही गई हैं, तो देखिए IIM अहमदाबाद के द्वारा एक अध्ययन परियोजना या कह लें कि एक स्टडी प्रोजेक्ट के तौर पर इसको बनाया गया है। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट की अगर बात करें क्या है, किस नाम से इसको लॉन्च किया गया है? सिंक्रोनाइजिंग एनर्जी ट्रांजिशन टूवर्ड्स पॉसिबल नेट जीरो फॉर इंडिया, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी फॉर ऑल। तो इस नाम से इसको लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है? IIM अहमदाबाद के द्वारा एज अ पार्ट ऑफ स्टडी प्रोजेक्ट विच वाज सैंक्शन इन नवंबर 2021। ठीक है, बाय द ऑफिस ऑफ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। तो इसे नवंबर 2021 में एक स्टडी प्रोजेक्ट के रूप में IIM को दिया गया था, और इसको IIM के द्वारा तैयार किया गया है, और इसे अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय के द्वारा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा, अगर आप देखें तो तीनों ऑप्शन सही हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर पहला वाला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। क्योंकि 2021 में जो ग्लासगो में COP26 का आयोजन किया गया था, उसमें भारत ने वर्ष 2070 तक जो है, यहाँ पर देखिए कि नेट जीरो हासिल करने के लिए अपने लक्ष्य की घोषणा की थी। इसके अतिरिक्त भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बनने का भी लक्ष्य रखा। तो ये इंडियन रेलवे के द्वारा रखा गया, लेकिन जो वर्ष 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में या UK कह लें, ठीक है, तो जो वहाँ पर COP26 का आयोजन किया गया था, तो वहाँ पर उस टाइम पर भारत ने यह घोषणा की थी कि 2070 तक जो है ये इस अपने लक्ष्य को ये रखता है कि जिससे कि नेट जीरो के लक्ष्य को यह प्राप्त कर ले। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मल्चिंग। इट इज द प्रोसेस ऑफ
covering the topsoil plant with material, it increases organic matter in the soil. Which of the following statement given above is or correct? One only, two only, both one and two, neither one nor two. मल्चिंग के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। यह ऊपरी मिट्टी को पौधों की सामग्री से ढकने की प्रक्रिया है। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को बढ़ाता है। आपको बताना गया है कि कौन से कथन सही है। तो बेसिकली देखिए मल्चिंग क्या है। मल्चिंग एक तकनीक है कृषि की। इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो मृदा है, मृदा की जो ऊपरी सतह होती है, जो टॉप सॉइल होती है, इसमें प्लांट्स के डेब्रिस को डाल दिया जाता है। मतलब कि प्लांट्स के डेब्रिस, ये कह लें कि जो सड़ी गली चीज़ें होती हैं, पत्तियां हैं, टहनियां हैं, तमाम चीज़ों को डाल देती है। तो बेसिकली जो टॉप सॉइल होती है उसके ऊपर प्लांट की जो डेब्रिस होती है उनकी एक सतह का बना दी जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब बारिश हो रही होती है तो यहाँ पर छोटे और छोटे या बड़े पोर्स बन जाते हैं। उसकी वजह से जो रेन वाटर है, बारिश का पानी है, वो उन पोर्स के माध्यम से जो है रिश्ता हुआ चला जाता है। ठीक, तो इस तरह से वो जो मिट्टी है काफ़ी उर्वरक हो जाती है, काफ़ी फर्टाइल हो जाती है। तो खेती के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयुक्त यह प्रक्रिया हो जाती है। यह मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ को भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो अभी हाल ही में यह खबरों में क्यों रही है? तो बेसिकली देखिए कि जो लेह डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के गांवों में खरबूजे की, वाटरमेलन की जो खेती है बहुत ही बेहतर तरीके से की जा रही है और वहाँ के लोगों को काफ़ी मुनाफा भी हो रहा है इस विधि का इस्तेमाल करके। कौन सी विधि? जिसे हम मल्चिंग कहते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखिए कि मिट्टी के ऊपरी पौधों की सामग्री को ढकने की प्रक्रिया, दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन सी जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए इसके बारे में बातचीत करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से जो है जो मृदा है या हम कह लें जो खेत है, उनमें इनके पूरी जो मिट्टी की ऊपरी लेयर है उस पर प्लांट्स के डेब्रिस को डाल दिया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए टहनियाँ आपको दिख रही होंगी। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो वर्षा का पानी है वो रिस करके छोटे और बड़े पोर्स, छिद्रों के माध्यम से जाता है, जो कि ऑर्गेनिक इनरिचमेंट भी करता है मृदा में। ठीक है, तो यूजिंग द टेक्निक नोन एज मल्चिंग, द विलेज इन लेह डिस्ट्रिक्ट हैज इमर्ज एज द हब ऑफ ऑर्गेनिक वाटर मेलन कल्टीवेशन। तो यहाँ पर देखिए इस तकनीक का इस्तेमाल करके लेह के एक गांव में तरबूज की खेती के केंद्र के रूप में उभरा है। कौन सा? जो लेह का एक गांव है। जैविक तरबूज, ऑर्गेनिक खेती की बात यहाँ पर की जा रही है। ठीक, तो यह महत्वपूर्ण है क्योंकि लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान है और तरबूज एक गर्म जलवायु का पौधा है। तो इसलिए भी यह तकनीक जो है इसके उत्पादन में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो देखिए मल्चिंग होती क्या है मैंने बता ही दिया है, बस एक रीड आउट करना है तो आप इसको देख लीजिए। बेसिकली इट इज अ प्रोसेस ऑफ कवरिंग द टॉप सॉइल ऑफ द प्लांट, कवरिंग टॉप सॉइल विथ प्लांट मटेरियल सच एज लीव्स, ग्रास, ट्विंग्स, क्रॉप्स, रेजिड्यूज जो हैं, स्ट्रॉ जो भूसे होते हैं। ठीक है, तो इन तमाम चीज़ों को मृदा की ऊपरी सतह पर एक लेयर की तरह से डाल दिया जाता है, जो कि छोटे और बड़े छिद्रों के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। ठीक है, हेल्प क्रिएट अ सॉइल स्ट्रक्चर विथ स्मॉलर और लार्जर पोर्स। अब जो छोटे और इस लार्जर पोर्स बने हैं, इन्हीं पोर्स के माध्यम से वर्षा का पानी जो है रिस करके मृदा के नीचे पहुंचता है। ठीक है, थ्रू विच रेन वाटर कैन ईजिली इनफिल्ट्रेट इनटू सॉइल रिड्यूसिंग सरफेस रन ऑफ। इससे क्या होता है कि जो सतह पर वर्षा का जो पानी होता है पूरी तरह से बह करके खराब नहीं हो पाता है, बल्कि इन पोर्स, इन छिद्रों के माध्यम से वो इनफिल्ट्रेट हो जाता है सॉइल में। ठीक है, इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, जिससे कि मृदा क्षरण कह लें, मृदा क्षरण, और इंक्रीज ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल, तो मिट्टी के कटाव को रोकता है और मिट्टी में जो है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक पदार्थों को और भी ज्यादा इन्फ्यूज करके उसकी उर्वरता को बढ़ा देता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग प्लैंकटन क्रैश। प्लैंकटन क्रैश लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कलर्ड पिगमेंट from their cells. Plankton crashes happen due to the excess nutrients in the earlier part of the production cycle. Which of the statement given above is or correct? प्लवक दुर्घटना के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। प्लवक के दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी कोशिकाओं से रंगीन रंग द्रव्य निकल जाता है। उत्पादन चक्र के पहले भाग में पोषक तत्वों की अधिकता के कारण प्लवक दुर्घटनाएं होती हैं। आपको बताना है कि ऊपर दिए कथनों में से कौन सा सही है। तो दरअसल देखिए अभी हुआ क्या था कि अक्टूबर और नवंबर 2023 में पौंडीचेरी के पास जो समुद्र है वहां पर जो समुद्र था काफी लाल हो गया था, और इसको चेक करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पीठ का गठन किया था जो कि उसकी दक्षिणी पीठ थी। तो उस पीठ ने प्लैंकटन क्रैश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। यानी कि जो समुद्र का रंग पौंडीचेरी के पास लाल हो जा रहा था, उसके लाल होने के पीछे का जो प्रमुख कारण है इस पीठ की जो दक्षिणी पीठ है, इस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की जो दक्षिणी पीठ है, उसने प्लैंकटन क्रैश को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब प्लैंकटन क्रैश बेसिकली होता क्या है?
प्लैंकटन क्रैश बेसिकली अगर हम देखें तो मुख्य रूप से सबसे पहले आप प्लैंकटन समझिए, फाइटोप्लैंकटन जिसे कहते हैं। तो बेसिकली ये होता है कि ओशियन में, समुद्र में, या जो भी ताजे पानी की जो वाटर बॉडीज हैं वहां पर जो ऑटोट्रॉफिक कंपोनेंट्स हैं, यानी कि स्वपोषित हैं, जो कि अपना पोषण स्वयं कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे पौधों को हम प्लैंकटन या फाइटोप्लैंकटन कहते हैं। देखिए बेसिकली दो तरह से होते हैं प्लैंकटन, प्लैंकटन में जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन। तो अगर वो प्लांट है तो उसे हम फाइटोप्लैंकटन कहते हैं, और अगर एनिमल की श्रेणी में आता है तो उसे हम जू प्लैंकटन कहते हैं। तो यहाँ पर जो अभी जिम्मेदार जिसे ठहराया गया है उसमें मुख्य रूप से फाइटोप्लैंकटन है, यानी कि पेड़ है, पेड़ पौधों की श्रेणी में उन्हें रखा जाता है। तो ये छोटे छोटे कहते पेड़ पौधे हैं, इसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, इसमें एल्गी भी हो सकते हैं, शैवाल जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली ये अगर देखें तो जब इस तरह की घटना होती है, प्लैंकटन क्रैश होती है, तो जो भी ऐसे फाइटोप्लैंकटन्स हैं तो उनकी बॉडी में जो भी पिगमेंट्स होता है जो उनको कलर देने के लिए ज़रूरी होता है, या जो जिस तरह से उनकी बॉडी दिख रही काफ़ी कलरफुल, काफ़ी मनमोहक, उसके पीछे जो रिस्पॉन्सिबल पिगमेंट है वो उनकी कोशिकाओं से बाहर आ जाता है। और ऐसा इसलिए होता है कि जब जो पोषक तत्व हैं उनकी कमी आ जाती है या कार्बन डाइऑक्साइड में भी कमी आ जाती है, तो इस तरह की दुर्घटना देखने को मिलती है। तो यहाँ पर देखिए पहला वाला स्टेटमेंट तो सही है, लेकिन यहाँ पर कह रहा है एक्सेस, यानी कि अधिकता हो जा रही, अधिकता से नहीं बल्कि कमी होने की वजह से होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत है। तो यहाँ पर केवल एक जो है ऑप्शन प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए क्या हुआ था कि अक्टूबर नवंबर 2023 में पौंडीचेरी में समुद्र के लाल होने के कारण के जांच के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है, इसने दक्षिणी पीठ द्वारा गठित पैनल ने इस घटना के लिए एक प्लवक दुर्घटना यानी कि प्लैंकटन क्रैश को जिम्मेदार ठहराया है। तो ये खबर आई थी और इसी वजह से इस सवाल को फ्रेम किया गया। तो बेसिकली इसमें देखिए होता क्या है कि नॉक्टिलुका सिंटिलस जो है एक टाइप ऑफ प्लैंकटन है। ये क्या है, इसका जो रंग था ये लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है व्हेन इन लार्ज नंबर ऑफ एक्सपीरियंस्ड अ क्रैश, जब इसकी जो संख्या थी इसमें वृद्धि काफ़ी ज़्यादा हो गई, तो वहाँ पर फाइटोप्लैंकटन्स या प्लैंकटन क्रैश की घटना हुई, जिसकी वजह से यह जो है नॉक्टिलुका सिंटिलस ये लाल रंग में तब्दील हो गया या परिवर्तित हो गया, जिसकी वजह से जो समुद्र का पानी था वो लाल रंग दिखने लगा था, जैसे कि लाल रक्त होता है, ठीक है, खून का रंग जो लाल होता है, तो उस तरह से दिखने लगा था। तो इसी को चेक करने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक पैनल का गठन कर दिया था, ठीक। तो उसने प्लैंकटन क्रैश को इसके पीछे जिम्मेवार ठहराया है। प्लैंकटन क्रैशेस हैपन ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लैक ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द अर्ली पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन साइकिल। प्लैंकटन्स में आल्सो डाई लेटर इन द साइकिल ड्यू टू सडन चेंज इन वाटर क्वालिटी। अगर वाटर की जो क्वालिटी है वो भी अगर बदल जाती है तो उसकी वजह से भी प्लैंकटन्स की मृत्यु हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, लैक यानी कि कमी होने की, पोषक तत्वों की कमी होने की वजह से, ठीक। तो यहाँ से ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला सवाल है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट्स, साल्ट टॉलरेंट प्लांट्स दैट ग्रो इन सॉइल, प्लांट्स दैट सर्वाइव इन लिटिल लिक्विड, प्लांट्स दैट हैव अडेप्टेड टू लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स। हाइड्रोपोनिक्स है पौधों को जल आधारित पोषक तत्वों का उपयोग करके उगाया जाता है। नमक सहिष्णु पौधा जो मिट्टी में उगता है, ऐसे पौधे जो थोड़े से तरल पानी में जीवित रहते हैं, या फिर ऐसे पौधे जो जलीय वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो गए हैं। तो हाइड्रोपोनिक्स बेसिकली अगर देखें तो पौधों को जल आधारित पोषक तत्वों का उपयोग करके उगाया जाता है। हाइड्रोपोनिक्स में मृदा का रोल नहीं होता है, मिट्टी का रोल नहीं होता है। तो बेसिकली पौधों के लिए जो भी आवश्यक तत्व होते हैं, जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उनको सप्लीमेंट करके, ठीक है, जल में ही उगाने की प्रक्रिया को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। यानी कि जल में ही पौधों को उगाया जाना, ठीक है। और जब इनको जल में उगाया जा रहा होता है तो उनके लिए जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जो भी आवश्यक मिनरल्स हैं, उनको सप्लीमेंट किया जाता है और इसी विधि को हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है। तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखिए बेसिकली हाइड्रोपोनिक्स क्या है, रिवोल्यूशनरी
सॉइललेस, यहाँ पर मृदा का रोल नहीं होता है। सॉइललेस फार्मिंग टेक्निक हैज इमर्ज्ड एज अ लिंचपिन इन द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया सस्टेनेबल फूड सेक्टर। तो भारत के जो सस्टेनेबल फूड सेक्टर है उसको एक्सपैंड करने में, उसको और ज़्यादा बढ़ाने में हाइड्रोपोनिक्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। तो हाइड्रोपोनिक्स एक ऐसी तकनीक है जिसमें मृदा का इस्तेमाल ना करके बल्कि जल में पौधों को उगाया जाता है। इस तरह से आप देखिए यहाँ पर कहीं भी आपको मृदा देखने को नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जल में ही जो भी आवश्यक पोषक तत्व होते हैं पौधों की ग्रोथ के लिए, उनको सप्लीमेंट करके पौधों को उगाया जाता है। तो बेसिकली सॉइल लेस फार्मिंग टेक्निक है वेयर प्लांट्स आर ग्रोन यूजिंग वाटर बेस्ड न्यूट्रिएंट्स। तो जल आधारित न्यूट्रिएंट्स का इस्तेमाल करके पौधों को उगाए जाने की प्रक्रिया को ही हाइड्रोपोनिक्स हम कहते हैं। इसके क्या लाभ हो सकते हैं? इसके लाभ ये हो सकते हैं कि इससे जो है पानी को हम ज़्यादा बचा सकते हैं, यानी कि पौधों की वृद्धि के लिए जितने पानी की आवश्यकता होती है उतने पानी नहीं लगेगी। इसके अलावा लैंड की भी हम सेफ्टी कर सकते हैं, क्योंकि अगर देखिए जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं, खासकर जो हमारी लैंड का एरिया है वो तो कम होता ही चला जा रहा है। तो हमें ऐसे अल्टरनेटिव्स खोजने होंगे कि जिससे कि जो फूड है उसकी सप्लाई लगातार बनी रहे, सफिशिएंटली बनी रहे। तो इस तरह से नई नई तकनीकों को ईजाद किया जा रहा है, नई नई तकनीकों के बारे में पता किया जा रहा है। तो इसमें हाइड्रोपोनिक्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। एंड अदर रिसोर्सेज इनहेंस प्लांट यील्ड क्वालिटी। ठीक है, प्लांट की जो उत्पादकता है उसको भी इसके जरिए बढ़ाया जा सकता है। चलिए अगला सवाल क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइक्रोप्लास्टिक्स। दे आर डिफाइंड एज द प्लास्टिक्स लेस देन 5 मिलीमीटर्स इन डायमीटर, दे आर बायोडिग्रेडेबल। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर नॉट करेक्ट। आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। इन्हें 5 मिलीमीटर से कम व्यास वाले प्लास्टिक्स के रूप में परिभाषित किया गया है। ये बायोडिग्रेडेबल है। ठीक है, तो माइक्रोप्लास्टिक्स के संदर्भ में अगर बात करें तो माइक्रोप्लास्टिक्स क्या है? क्या ये बायोडिग्रेडेबल है? नहीं, ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है। तो यही वाला स्टेटमेंट जो है गलत हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और अगर इनकी बात करें जो इनकी डायामीटर होती है ये लेस देन 5 मिलीमीटर होती है। ठीक, तो ऑप्शन ए जो है प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो रिसर्चर्स ने अभी क्या किया, बेसिकली एक प्लांट बेस्ड पॉलीमर बनाया है, प्लांट बेस्ड पॉलीमर बनाया है जो कि बायोडिग्रेडेट करता है माइक्रोप्लास्टिक लेवल को। तो शोधकर्ताओं के द्वारा एक प्लांट बेस्ड पॉलीमर बनाया गया है जो कि माइक्रो प्लास्टिक को बायोडिग्रेडेबल बनाने में सक्षम करता है। इट हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज दी मोनूमेंटल स्टेप्स टुवर्ड्स रिजॉल्विंग द परसिस्टेंट इशू ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन। जो प्लास्टिक पोल्यूशन है उसको खत्म करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिसर्च के रूप में इसे देखा जा रहा है। तो माइक्रोप्लास्टिक्स के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स आर बेसिकली क्या है? ये छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। ठीक है, दीज आर द टिनी पार्टिकल्स ऑफ द प्लास्टिक्स दैट रिजल्ट फ्रॉम द बोथ कमर्शियल प्रोडक्शन और एंड डेवलपमेंट। जो भी कमर्शियल प्रोडक्शन हो रहा है, जो भी कमर्शियल डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी वजह से इनका निर्माण होता है। और एक बार ये इन्वायरमेंट में आ जाते हैं तो फिर ये खत्म नहीं होते हैं। ठीक है, ऑफिशियली दे आर डिफाइंड एज द प्लास्टिक्स लेस देन 5 मिलीमीटर्स। जनरली अगर देखें तो 0.2 इंचेस इन डायामीटर। तो ये इनकी माप है। माइक्रोप्लास्टिक्स वंस इन द इन्वायरमेंट एक्यूमुलेट एंड परसिस्ट। एक बार अगर ये इन्वायरमेंट में आ गए तो ये एक्यूमुलेट होते चले जाते हैं और लगातार बने रहते हैं। तो ये खोज जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है। इसका उत्तर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेलीफिश। दे मोस्टली फाउंड इन टेम्परेट रीजन। इट इज प्राइमरली pelagic. Jellyfish blooms are reported frequently as a result of rising ocean temperature. How many of the above statement are correct? आपको बताना है। जेलीफिश के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ये अधिकतर समशीतोष्ण क्षेत्रों में पाए जाते हैं या मुख्यतः पेलेजिक है। समुद्र के बढ़ते तापमान के परिणाम स्वरूप जेलीफिश के खिलने की अक्सर खबरें आती हैं। उपरोक्त में से कितने कथन सही है? अगर आपको उत्तर पता है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट अपने उत्तर को दर्ज कर दीजिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा गूगल करने की कोशिश करिए, उत्तर को जानने की कोशिश करिए। बाकी सारी चीजें तो आपको पीडीएफ में इसका आंसर मिल ही जाएगा। तो फटाफट अपने आंसर को दर्ज कर दीजिए कमेंट सेक्शन में। तो जुड़े रहिए स्टडी IQ PCS में। मिलते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।